वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए हम फिर पुनः शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैंने जब से ऑफलाइन बंद किया था तो ऑनलाइन में सिर्फ एक तलाश लिया था, फिजिक्स का। यानी कि हम बोले कि एक बार ही ओनली फिजिक्स का हम तलाश लिए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने यूट्यूब पर एक सर्वे करवाया और सर्वे में लगभग जो है 300 लड़के ने मान किया कि सर फिजिक्स पढ़ाइए। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चे से फ़ायदा के लिए काम किया जाए। तो हम फिजिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण दो बात हम बता देते हैं आपको। आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा बात तो रिकॉर्ड करके आप रख सकते हैं। यदि मेरे फिजिक्स पढ़ाने के बाद फिजिक्स से 90% प्रश्न यदि सॉल्यूशन नहीं होता है तो इससे जिम्मेवार हम होंगे। कितना परसेंट? 90%। अप्रोक्सीमेट अगर हम माने 25 अगर फिजिक्स पूछ रहा है तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आपसे पूरा बनेगा। 2-3 क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेगा कि वो 2-3 क्वेश्चन आपसे उसलिए ही दिया जाता है कि बच्चे इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़े। अभी तक रेलवे में लगभग जो है हमने 25 स्टूडेंट और मित्र दोनों मिलाते हम भेज चुके हैं। अब वर्तमान में मैं भी हूँ ही, अब तो मालूम है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि ये फिजिक्स जो है पढ़ लेने के बाद आप तो कोई फिजिक्स नहीं पढ़ना होगा, लेकिन आप तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि जितना मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ वो आपके कॉपी में होना चाहिए और प्रत्येक दिन मेरे पढ़ाया हुआ 3 पेज आप तो रिवीजन करना है, पीछे वाला। और इसका कंटिन्यू मैं टेस्ट पेपर भी लूँगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस सही रहा तो। यदि आप लोग रिस्पांस सही करते हैं तो हम प्रत्येक दिन टेस्ट पेपर भी लेंगे। इसमें जो है कहीं से फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए, आप लोगों का टाइम भी महत्वपूर्ण है, हम समझ रहे हैं, और मेरा भी टाइम महत्वपूर्ण है। तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो उस समय हमारे घड़ी में 4 बजते हैं और 5 बजे से नॉर्मली हमारा ड्यूटी हो जाता है। तो मुझे भी जल्दी रहती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो है ये थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, ये ड्यूटी करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, ड्यूटी करने के लिए। तो हम लेट न करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करेंगे तो आप तो देखिए दिखाई दे रहा है थंबनेल में, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स का परिचय। यहाँ भी दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स का परिचय। फिजिक्स होता क्या है? देखिए, जानकारी के लिए थोड़ा सा हम बता दें। फिजिक्स, ये देखिए, इस फिजिक्स का मतलब दवा होता है, और हमारा ये जो फिजिक्स है इसका मतलब होता है भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी। अगर फिजिक्स पूछा जाए तो दवा, और फिजिक्स पूछा जाए तो भौतिकी। याद रहेगा? चलिए, ये एक बेसिक बात हो गई। उसके बाद हम चलते हैं। ये भौतिकी है क्या? ये भौतिकी है क्या? तो देखिए, हमारे प्रकृति में जितनी भी घटना हो रही है, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ठीक है, प्रकाश का हमारे शरीर पर पड़ना, बल्ब जलना, बहुत सारा घटना है प्रकृति में। हम आपके सामने बोल रहे हैं, अचानक तुझ जो है यहाँ पर हो गई, भूकंप आ गई, तुझ भी आ गई, ये सब प्राकृतिक घटना है। लेकिन तुझ प्राकृतिक घटनाओं तो हम ज्योग्राफी में भी लेके चलते हैं, ठीक है। जो मेनली फिजिक्स हैं, जो चारण से रिलेटेड हैं, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ज्योग्राफी भी फिजिक्स, ये भूकंप भी फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, बाद में आगे चल के जब आप पढ़िएगा बीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं ये क्या होता है, फिजिक्स होता क्या है। तो हमने परिभाषा लिखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं के विषय में
प्रकृति में होने वाली घटनाओं से विषय में क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। यानी कि प्रकृति में जो भी घटना हो रही है उसका यदि हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, इसलिए परिभाषा से कोई मतलब नहीं। जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ मैं बता दूंगा। ये सिर्फ नोट और शेयर बनाने के लिए काम में आता। देखिए कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो उसको मत लीजिएगा। भौतिकी तो मापन का विज्ञान कहा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भौतिकी तो क्या कहा जाता है? मापन का विज्ञान कहा जाता है। देखिए यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। मापन का विज्ञान किस को कहा जाता है? तो भौतिकी। तो हम लाइन बाय लाइन आंसर निकालेंगे। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की जरूरत होती है जिसे मात्रक या इकाई कहते हैं। मान लिया जाए कि प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या है? एक भौतिक राशि है, ठीक है। प्रकाश क्या है? भौतिक राशि है। हम पूछेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्या पूछेंगे? प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप बताइएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यही तो आप बोलिएगा। अब देखिए जब प्रकाश की बात आई तो इससे मापने की बात आई तो इसमें मात्रक आया कि नहीं? किलोमीटर प्रति सेकंड आया ना? क्या आया? किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यही किलोमीटर प्रति सेकंड जो है क्या होता है? मात्रक है, या इसको इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे। अब देखिए जब इसको मात्रक या इकाई बोलेंगे तो दिक्कत क्या होता है? हमने बताया कि भौतिकी तो कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की जरूरत होती है। कोई भी हो तो ऐसा भी भौतिक राशि है। तो हमने बता दिया 3 लाख। तो इसमें 2 शब्द आए, ये जो 3 लाख आया, ये जो है मात्रक आया। तो मात्रक का 2 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। तो 2 भाग अभी नहीं समझना है, आगे हम तो समझना है। अब देखिए मात्रक कहते किस तो दूरी मापने के लिए मीटर, दूरी मापने के लिए मीटर, ये मात्रक है। समय मापने के लिए सेकंड, ये सब यहाँ ज़रूरत याद नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ मापन, भौतिकी तो मापन का विज्ञान कहा जाता है। इस पेज से सिर्फ एक प्रश्न याद करना है। ये सब आप तो नोट बनाने के लिए हम दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए भौतिकी तो 2 भाग में बांटा गया है। फिजिक्स तो कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन फिजिक्स? तो पहला फिजिक्स है आपका क्लासिकल, और दूसरा फिजिक्स आपका जो है मॉडर्न। बहुत सारे विद्यार्थी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं 12th में। तो फिजिक्स तो कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन? क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल के पिता का नाम है, क्लासिकल फिजिक्स जो पारंपरिक फिजिक्स है उसका पिता का नाम है क्या है? सर आइजैक न्यूटन। देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ, क्या नाम है? न्यूटन। वहीं पर मॉडर्न फिजिक्स के पिता का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, तल से जो हम स्लाइड जो है एक अलग ले लेंगे तब अब तो समझाएंगे। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो उस नोट पूछा जाता है, उस नोट तो हम समझेंगे। यानी कि फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं, जब आप नोट बनाइएगा तो इस तरह का नोट बनाइएगा, इस तरह से ढेर से बनाइएगा नोट, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो आप जो है इसे तथ्य पूछा जाता है, ये ना हम फिजिक्स का परिचय बताएं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बताएं। तो इसमें थोड़ा सा परिचय चल ले। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, और एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन किस वाद्य यंत्र के, ये वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो आप तो क्या बताना है? वायलिन। क्या बताना है? वायलिन बजाने में अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे, हम लिख देते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है। न्यूटन साहब हम तो क्या बोले? पृथ्वी जो है किसके समान है? नारंगी के समान है। लेकिन जेम्स जीन, किसने? जेम्स जीन,
जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। न्यूटन क्या बताए? नाशपाती। लेकिन जेम्स जीन क्या बता दिए? सॉरी, न्यूटन बताए नारंगी। न्यूटन नारंगी और जेम्स जीन नाशपाती। क्या बता दिए? जेम्स जीन नाशपाती। तो 9 से न्यूटन, 9 से नारंगी। समझ रहे हैं? जेम्स जीन नाशपाती याद रहेगा। लेकिन आप तो ये सर 9 9 है, तो देखिए कम अक्षर है न्यूटन में तो कम अक्षर वाला हो जाएगा, ज़्यादा अक्षर है जेम्स जीन में तो ज़्यादा अक्षर वाला हो जाएगा। याद रह जाएगा? बिल्कुल याद रह जाएगा। तो फैक्ट नंबर 2 हम क्लियर कर लिए हैं, फैक्ट नंबर 1 भी क्लियर कर लिए। तथा मैंने एक तंत्र समुद्र में फेंका और समुद्र में उसकी लहरों तो देखता रहा। यह कथन किसका है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जितने भी हम पढ़ाएंगे वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है गया है, इसलिए हम इसको डाले हैं और आशा है कि आप लोगों में भी पूछा जाएगा। तो मैंने एक तंत्र समुद्र में फेंका और समुद्र की लहरों तो देखता रहा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप तो हम बता दें, एक बार जो है, एक बार क्या हुआ कि बैठे हुए थे हमारे वैज्ञानिक, ठीक ना, तो न्यूटन समुद्र के किनारे, कौन सा समुद्र था नहीं था ये सब जानने की जरूरत नहीं है, और जो है अचानक ऐसे ही पत्थर उदासी मन के फेंक रहे थे। क्या तरह ये जैसे ही तो उसकी लहर चलने लगा, लहर चलने लगा तो इन्होंने तरंग की खोज कर दी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एक तंत्र समुद्र में फेंका और समुद्र की लहरों तो देखता रहा, यह कथन किसका है? न्यूटन का। तो आप इससे नोट कर लीजिए, बड़ी आराम से पढ़ा रहे हैं, आप जो है पढ़ते हुए नोट कर सकते हैं। अब आता है नीचे में यूरेका एक शब्द है, देखिए यूरेका एक शब्द है। तो यूरेका के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यूरेका के बारे में। यूरेका का मतलब क्या होता है? यूरेका का मतलब क्या होता है? तो यूरेका का मतलब होता है किसी चीज की अचानक खोज। यूरेका का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अचानक खोज। देखिए अब तो इसे एक बार आर्किमिडीज साहब बैठे हुए थे, तो ये हुआ कि समुद्र में जो है ना थोड़ा हलचल हुआ, और जब देखे कि एक वस्तु ऊपर से गिरा और नीचे जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अप डाउन कर रहा है। तो ये पूछे थी क्या बात है अंदर में अपने मस्तिष्क से। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला अपने आप में कि पानी के अंदर भी एक बल कार्य करता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो चिल्लाए यूरेका यूरेका, मतलब देखिए तो नया चीज है, तो नया चीज है। तो यूरेका मतलब होता है किसी चीज की अचानक खोज, हम यहां लिख देते हैं। यूरेका का मतलब किसी चीज की अचानक खोज। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है तो किसने किया था? आर्किमिडीज ने। इसलिए देखिएगा तो यूरेका का फिजिक्स आता है स्टूडेंट पब्लिकेशन में। तो यूरेका शब्द का मतलब अचानक खोज, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए यूरेका शब्द जो है दिया जाता है। आप देखिएगा स्टूडेंट फ्रेंड का 12th का किताब उठाइएगा, 11th का किताब उठाइएगा, तो उसमें यूरेका शब्द पहले कवर पर ही लिखा आता है। यहाँ तक समझ गए होंगे, आशा है। चलिए नेक्स्ट में पनडुब्बी समझ रहे हैं। जीवन रक्षक पेटी, हाइड्रोमीटर, जिसे आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बड़े कन्फ्यूजन करता है। एक है हाइड्रोमीटर, एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइड्रोमीटर।
ये दोनों दो है शब्द बहुत कन्फ्यूज करता है फिजिक्स के स्टूडेंट तो दो चीज़ मापा जाता है, एक ज़्यादा आर्द्रता मापा जाता है और एक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रो में ये है, हाइड्रो में ये है, दो में रॉ है, तो आर्द्रता में भी है, देखिए आर्द्रता में भी, इसमें भी है। तो इस तरह से हाइड्रोमीटर जो मापेदा आर्द्रता तो मापेदा, जिस तो मापेदा आर्द्रता थे। अब बच गया क्या, हाइड्रो, हाइड्रो हाइड्रो मतलब जल, और जल में क्या होता है, घनत्व होता है। तो ये हो जाए, यहाँ से ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाए आप तो। चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 5 आप तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में? तो अभी घोषणा होने वाली है 10 दिसंबर, तो प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। और नोबेल पुरस्कार की घोषणा कहाँ की जाती है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम से नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम से, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो से घोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, द्रुपदी का प्रश्न है, जो हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। क्या हमने बताया कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से घोषित किया जाता है? आइए इसको मिटा देते हैं, जो क्योंकि बोर्ड का जो है साइज छोटा है। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किया जाता है, और ये स्वीडन के स्टॉकहोम से घोषित किया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से, स्टॉकहोम से घोषित किया जाता है। लेकिन अगर शांति का नोबेल पुरस्कार है तो वह ओस्लो से घोषित किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार के बारे में ये पूछेगा, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अगर आप लोगों तो दिक्कत ना हो तो एक कहानी हम सुनाते हैं नोबेल साहब के बारे में। देखिए कितना भयानक कहानी है, गौर से सुनिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट का उद्देश्य था कि लोगों तो मारना नहीं, बल्कि डायनामाइट के सहारे बड़े बड़े पहाड़ चट्टान तो तोड़ना, ताकि आसान रहे। लोगों के मन में भ्रम बैठ गया कि डायनामाइट जो है ना, ये तो है लोगों तो मारने के लिए, भ्रम हो जाए। अब जो है बहुत आश्चर्य की बात है भाई, एक वैज्ञानिक ने इस तरह से किया और इसमें लोग इस तरह की सोचने लगे, तो बड़े हतोत्साहित हुए। ठीक है, अब देखिए अब क्या था, आप देखिएगा तो नोबेल पुरस्कार तो स्वीडन में स्कैंडिनेवियन पर्वत है, उस पर्वत में वह रास्ता नहीं है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने यह सोचा था उस रास्ते तो तोड़ते हम क्या बना दें, उस पहाड़ तो तोड़ते हम रास्ता बना दें। तो डायनामाइट ले गए, पहाड़ में लगा दिए, छेद करते, रोड से सहारे उड़ा देते थे। लोगों में और भ्रम होते चला गया। ठीक है, अब लोग डर गए। इससे जो है इन तो काफ़ी चिंतित होने लगी कि हम सही का काम कर रहे हैं, हो रहा है गलती। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, जब ये तोड़ रहे थे पहाड़, अचानक उस समय ये गायब हो जाए। पता नहीं क्या हो जाए, नहीं हो जाए, इनको अचानक जो है ये गायब हो जाए। वहाँ से मतलब कि तो इनको अपहरण कर लिया, क्या कर लिया, ये सब कहानी जो है कहाँ तक सही है नहीं मालूम है, लेकिन ये है वहाँ से ये गायब हो जाए थे। अब जो है इनके 2 शिष्य थे, वो सब ढूंढे निकलने के लिए, लेकिन फ्रेंच का एक न्यूज़पेपर, कौन न्यूज़पेपर, फ्रेंच का एक न्यूज़पेपर अपने अखबार में छाप दिया। क्या छाप दिया भाई?
मौत के सौदागर की मौत, मौत के सौदागर की मौत, मौत के सौदागर की मौत। देखिए जो मौत का सौदागर थे, मौत का व्यापारी था, उसी का मौत हो गया। बहुत ही दर्दनीय, बहुत ही दर्दनीय। इसी का इंग्लिश में जो है ना इसको छापा था, ये तो हम हिंदी तरह से पढ़ाएं, लेकिन इंग्लिश में छापा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। अचानक ये जो है इनको ये चीज़ की भनक लगती है कहीं पर, जो हमारे नाम पर लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली हो गए। उसने आए सारी संपत्ति जान में दे दिया, कहा जी आज से मेरे नाम पर नोबेल पुरस्कार, मेरे मरने के बाद मेरे संपत्ति के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलेगा। सब चीज़ मोह माया सब चीज़ त्याग के सन्यासी बन गए। तो उनके मरने के बाद 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में है? फिजिक्स के क्षेत्र में। कौन कौन क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और मेडिसिन के। याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी तो मेडिसिन बोलेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स। साहित्य और शांति, उसके बाद क्या हो जाता है? साहित्य और शांति। तो 6 क्षेत्र हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, जब पूछे जाए इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, 4 नाम इसमें इंग्लिश में लिखे हैं और 2 नाम साहित्य एवं शांति हिंदी में लिखे हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय सीवी रमन हैं। देखिए फिजिक्स की चर्चा हो रही है तो पहले कर लिया था। तो सीवी रमन तो प्रकाश के प्रतिर्णन प्रभाव के लिए, किसके लिए? प्रकाश के प्रतिर्णन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और वो पहले भारतीय बने लेने वाले। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। लेकिन ऐसे पूछा था पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, पहले भारतीय। देखिए पॉइंट नंबर 8, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। और साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। तो आप इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए सीवी रमन तो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार प्रतिर्णन के लिए, ठीक ना। लेकिन इसके बाद इन्होंने 28 फरवरी तो एक जो है प्रभावती खोज दिया, जो इनके नाम पर पड़ा, रमन प्रभाव। क्या प्रभाव? रमन प्रभाव। और इसी प्रभाव के उपलक्ष्य में 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तब मनाया जाता है विज्ञान दिवस, 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी तो। विज्ञान दिवस पूछता है तो पर्यावरण दिवस पूछता है तो 5 जून तो। अगर एक शिफ्ट में विज्ञान दिवस पूछे जाए तो दूसरे शिफ्ट में पर्यावरण दिवस पूछे जाए। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। आइए उसके बाद देखिए डायनामाइट बनाने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने जिसका प्रयोग किया, जिस तेल का प्रयोग करते थे, जिस विस्फोटक का प्रयोग करते थे, उसका नाम था TNG। क्या नाम था? TNG। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। लिखा हुआ है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा ग्लिसरीन। इसको नोबेल का तेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नोबेल का तेल बोला जाता है। 1 मिनट चलिए, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन तो क्या बोला जाता है? नोबेल का तेल बोला जाता है। थोड़ा सिस्टम में कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है तो इधर से उधर हो जाता है, टेंशन मत लीजिए। अब ये तो होता है TNP, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पितृत अम्ल। पितृत अम्ल
तो इस तरह से हमारा जो है आज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स ख़त्म होता है। इसमें जो है हम बताएंगे फिर नेक्स्ट में कि आगे क्या पढ़ना है। हम तो हम आज ही बता देते हैं, आगे हम तो क्या पढ़ना है, तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है। यदि आप लोग तो अच्छा लग जाए तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा सर अच्छा नहीं है, समझे ना। क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाने नहीं जा रहा था, आप ही लोग के रिक्वेस्ट पर मैंने पढ़ाया हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो है अब पढ़ने का फिजिक्स नहीं है, क्योंकि आप तो मालूम हो जाए बीपीएससी फिजिक्स नहीं पूछता है ज़्यादा, जो पूछता है बउआ वाला पूछता है। तो इसलिए और जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो उसका टारगेट मैं स्वयं होता हूँ, लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। तो हम आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, यानी कल तो मेरा फिर आर्ट विषय रहेगा, परसों मिलते हैं। तो धन्यवाद, चलते चलते।